नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं वही खास कार्यक्रम जो आजकल सुना है बीपी बहुत बढ़ा रहा है, थर्मामीटर शशि रंजन वाला। अब आज के इस एपिसोड में बीपी हम उनका चेक करना चाह रहे हैं और थर्मामीटर उन्हें लगाना चाह रहे हैं जो हरियाणा के कहते हैं कि जिस जगह से वो आ रहे हैं या आते हैं, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में अगर आप नज़र डालें तो जितने बड़े मूवमेंट्स हुए हैं, अब तो थोड़ा वक्त बदल रहा है, वो सब यहीं की धरती से उसकी शुरुआत हुई। चाहे वो कभी ट्रैक्टर यात्रा निकली हो, न्याय यात्रा, मतलब ये वो जगह है। एक दौर था जब इस ज़िले में कई मंत्री हुआ करते थे एक साथ। इस मिट्टी ने हरियाणा के कई नेताओं को बहुत बड़ा बनाया, उनका कद बहुत बड़ा बनाया है। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से मैं हमेशा ये कहता रहा कि ये ज़िला उस तरीके से डेवलप कभी नहीं कर पाया जिस तरीके से राजनीतिक तौर पे वॉलेटाइल या बहुत एग्रेसिव ये ज़िला रहा है। बहरहाल उस ज़िले के मुख्यालय में है, ज़िला है जींद, बगल में पांडु पिंडारा है, जहाँ पर पांडवों ने महाभारत के बाद अपने भाइयों का जो कौरव और तमाम लोग थे उनका पिंडदान किया था। अब जींद की अपनी कहानी है। आईएनएलडी होल्ड वाला इलाका रहा। डॉक्टर किशन मिड्ढा पॉलिटिक्स में आए उनके फादर के गुजर जाने के बाद, जब बाई इलेक्शन हुआ, और वो बाई इलेक्शन भी अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि आईएनएलडी टूटी, जेजेपी बनी, और जेजेपी का डेब्यू यानी कि पहला चुनाव इसी जींद बाई इलेक्शन में हुआ। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस से थे और डॉक्टर किशन मिड्ढा आईएनएलडी में पहले थे, वो बीजेपी में शिफ्ट हुए और बीजेपी के सिंबल पे जीते। ये बड़ी बात मानी जाने लगी कि जींद जैसे जाट बाहुल्य इलाके में बीजेपी का कमल खिल गया। बहरहाल 2019 के पहले का बाई इलेक्शन, फिर 2019, अब हम 2024 में हैं, और जिनकी बात कर रहे थे डॉक्टर किशन मिड्ढा आज मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अब ये जींद की धरती ऐसी है कि लंबा चौड़ा बोलना पड़ता है। अब आपका शरीर भी, कद काठी भी, हेवी वेट पॉलिटिशियन है। 2019 के पहले का बाई इलेक्शन, 2019 का चुनाव, वो सब तो आपने फतह कर लिया। अब है 2024। हालात, परिस्थितियाँ, मौसम सब बदले हुए हैं। कैसा है मौसम? अच्छा मौसम है और चुनाव जीतेंगे ये तय है। और हालात और परिस्थितियां उनके लिए होती हैं जिन्होंने काम नहीं किया हो। हमने काम किया तो हालात और परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, ये तय है। काम के संदर्भ में मिड्ढा जी, मेरा एक ओपिनियन ये रहा है, चंद्रबाबू नायडू एक हुआ करते थे आंध्रा में, बहुत ज़बरदस्त काम किया जब शुरू में आए थे। इतना काम कि उनको कभी हारना नहीं चाहिए था, लेकिन वो हार गए। चुनाव जो है वो गणित है। उस गणित के हिसाब से मौसम कैसा है? देखिए, गणित का जहाँ तक सवाल है, गणित कुछ भी बोले, गणित का आप कुछ घटाइए कुछ बढ़ाइए, अलग अलग गणित की परिभाषा होती है। गणित को हम देखें, 1 और 1 जमा 2 होते हैं, ये गणित की परिभाषा है। और जहाँ मोहब्बत की परिभाषा होती है, 1 और वो माइनस हो जाता है, या फिर इतना प्लस हो जाता है जिसकी गिनती नहीं हो पाती। तो मुझे लोगों की मोहब्बत मिली है, तो गणित यहाँ फेल हो जाता है। आप कोई भी गणित लगाइए, लेकिन जहाँ लोगों का प्यार और मोहब्बत मिलती है ना साहब, वहाँ सब कुछ जीरो हो जाता है। आप देखिए कितने समय के बाद मेरे पिताजी नैलो से 2 बार चुनाव जीते, फिर 2 बार उन्हीं लोगों की मोहब्बत ने, उसी मोहब्बत के गणित ने मुझे 2 बार जिताया। तो मेरा मानना है जहाँ लोगों की मोहब्बत होती है वहाँ गणित फेल हो जाता है। क्यों, मोहब्बत की दुकान वाले भी तो हैं यहाँ पे, महावीर गुप्ता।
जी बिल्कुल रहे हैं, और उनके पिताजी ने भी 8 चुनाव लड़े हैं और उन्हें भी अवसर मिला, और वो भी एक चुनाव लड़े, अभी तक दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें वो फेल हो गए। और मेरा मानना है कि या फिर गणित फेल होगा, मोहब्बत की दुकान किसकी है ये 8 तारीख को पता लग जाएगा। जींद में जब आप बैठ के खाना खा रहे हो, जब आप बात कर रहे हो, तमाम तरह के इक्वेशंस हैं, वो थोड़ा भयभीत नहीं करता है क्या? भयभीत उस व्यक्ति को होना चाहिए जो व्यक्ति ये सोचता हो कि परिणाम क्या आएगा। मुझे अपनी मेहनत पर और जो काम मैंने किए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि चंद्रबाबू नायडू का, उन्होंने भी बहुत वर्क किया लेकिन उनको हार का सामना देखना पड़ा। लेकिन मुझे जहाँ जींद की जनता पर विश्वास है, वहीं पर अपने किए हुए कामों पर भी विश्वास है, क्योंकि इससे पहले 4 मंत्री रहे, कभी जींद में इतना विकास नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। यहाँ तक कि मेरे पिताजी विपक्ष में होते हुए भी मेडिकल कॉलेज की मांग उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी से की, तो उस मांग को भी मानने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक विकास का मुद्दा है, विकास जो निरंतर वो करती आ रही है, तो इसका फायदा मुझे मिलेगा, क्योंकि जींद में इससे पहले तो विकास हुआ ही नहीं। जो हुआ, जैसा कार्य होता है, सड़क बन गई, गली बन गई, वो सब रहा, लेकिन विकास की दृष्टि से क्या हुआ, उस दृष्टि पे अगर हम नज़र मारें तो मुझे नहीं लगता कि जींद में कोई विकास हुआ। अब जींद में जो विकास हुआ, आप भी क्लेम कर रहे हैं, उधर जेजेपी वाले भी क्लेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं जी जींद में पहले क्यों नहीं विकास हुआ, हमारे आने के बाद ही हुआ ये सब पिछले 5 साल में। तो जींद की सीट तो उनकी थी ही नहीं। मैं जींद कौन-सी की बात कर रहा हूँ, उनकी जींद सीट जिले तो की मैं बात कर रहा हूँ। वो जब कहते हैं मेडिकल कॉलेज, तो वो कहते हैं वो खुद दुष्यंत सबसे पहले वहीं से कहानी शुरू करते हैं। देखिए, विधानसभा एक सबसे बड़ा सबूत है जिसको आप मान के चलिएगा कि विधानसभा में मेरे पिताजी ने मेडिकल कॉलेज की आवाज़ उठाई, और वहीं आप मान के चलिए कि विधानसभा में ही मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जींद में हम मेडिकल कॉलेज देंगे। तो इससे बड़ा तो सबूत कुछ नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति उसका क्रेडिट लेना चाहे तो अलग बात है, लेकिन कागज कभी झूठ नहीं बोलते। तो जींद में आपने मेडिकल कॉलेज की बात की, क्योंकि ये सब इश्यूज अब चलते रहेंगे, उसमें दुष्यंत का या जेजेपी का वैसा कोई रोल नहीं है। मेरे अनुमान से नहीं है, लेकिन वो B&R के मिनिस्टर रहे हैं, तो उसको लाने के बाद उनकी कोई भूमिका ये रही है, तो उसके बारे में कुछ कहना, क्योंकि मिनिस्टर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन इसकी मांग मेरे पिताजी ने की, और मेरे पिताजी की मांग पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ की। ठीक है, अगर चूंकि पॉलिटिकल गणित है, बहुत तरह की बातें होंगी, बीजेपी, आपको ये एहसास होने लगा होगा कि शायद ये चुनाव जो है अब आहिस्ता आहिस्ता कैंडिडेट ओरिएंटेड होता जा रहा है। आप अभी सड़क पे घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा वोट दो, दोबारा जिताओ, आपका तर्क क्या रहता है ये बोलने के पीछे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, वोट ये मांग के, इस बात के लिए वोट मांग रहा हूँ जो मैंने किया, जो मैंने ये कहूँ मजदूरी की, जो मैंने लोगों की सेवा की, या जो लोगों के लिए जींद के लिए लेके आया, उसके नाम पे मैं वोट मांगने का काम। अगर आपसे ये कहूँ कि 5 ऐसे मसले बता दीजिए जो आपको लगता है कि आप लेकर क्या और पब्लिक उस पर भरोसा करेगी। देखिए, मेडिकल कॉलेज की बात है वो आपके समक्ष है कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहीं भाखड़ा का पानी का जो बात है, उसका एक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पाइपलाइन डल चुकी है, ज़मीन हो चुकी है, पाइपलाइन जहां बड़ौदी गांव है उसके आसपास डल चुकी है, और वहीं पर ही नरवाना में भी 1.25 एकड़ जगह लेके जो बूस्टिंग करना है, जहाँ से पानी को ऊपर उठाना है, लिफ्टिंग करनी है, वो जगह भी हो गई। और 2 टेंडर की प्रक्रिया इस समय, वो टेंडर खुलने, आचार संहिता की वजह से वो टेंडर खुल नहीं पाए, टेंडर हो चुके, वो खुलना टेंडर है। दूसरा काम ये, तीसरा एक क्लस्टर परियोजना थी गाँव की, 6 गाँव की, उस पर काम चल ही रहा है। चौथा आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड था, नया बस स्टैंड बन रहा है, वहीं पर आपका सिंचाई भवन बन रहा है, वहीं पर जींद के अंदर जो मार्केट
शो वो बन रहा है कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट मोमेंट्स पर है। वहीं पर हम गौर करें तो नया कमेटी का भवन बन चुका है, रेस्ट हाउस भी अंडर कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी टाइम से चल ही रहा है। तो आपने 5 काम कहे, मैंने तो काफ़ी गिनवा दी। इसी प्रकार से चौकों का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं सड़कों सौंदर्यकरण, ये सब आपके सामने। चुनाव से कुछ दिन पहले, हालांकि लोकसभा चुनाव से 9.5 साल पर आपकी पार्टी ने सीएम बदल दिया, नए सीएम आ गए। फैसला तो सब दिल्ली से होता है, असर ग्राउंड पे भी होता है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हाईकमान का फैसला था। आलाकमान जो हमारे सुप्रीमो, उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को सेंटर में ले जाने की इच्छा जो थी उनकी, उनको ले जाने का काम किया। इसलिए उन्होंने माननीय मनोहर लाल जी को लोकसभा का चुनाव करनाल से लड़ाया और आज उन्हें कैबिनेट में वो मंत्री और पहले 5 मंत्रियों में गिनती होती है, पावर मिनिस्टर और यूएलबी मिनिस्टर। और वहीं पर अब इस समय नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने, इनका आप जलवा देख ही रहे हैं कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और आप ये भी मान के चलिए कि तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी के किए हुए कार्यों और नायब सैनी जी का जो थोड़ा समय मिला उनको, इससे यह तो तय हो गया कि दोनों के कार्यकलापों में कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में जो फैसले हुए, जब नायब सैनी सीएम बने तो वो सारे फैसले बदले जाने लगे। तो अपोजिशन के लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी खुद ही बता रही है कि 9.5 साल उसने बेड़ा गर्क करके रखा, आखिरी के 6 महीने में स्थितियां को बदलने की कोशिश की गई जो नाकामयाब रहेगी। अगर ऐसी स्थिति होती तो माननीय मनोहर लाल जी के नाम पर दूसरा चुनाव नहीं लड़ा जाता। दूसरा जो चुनाव लड़ा गया वो माननीय मनोहर लाल जी के नाम पर ही लड़ा गया। और वहीं पे अगर हम कहें तो जो पोर्टल या जो सेवाएं उन्होंने बनाई वो आप देख रहे हैं कि निरंतर चल रही हैं। हाँ, कुछ काम हम करते हैं, कोई भी व्यक्ति करे, कुछ कामों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ती है। वो सुधार माननीय मनोहर लाल जी ने भी परिस्थितियों के अनुसार करने का शुरू किया। वहीं पर नायब सैनी जी ने भी उन्हें और 2 घंटे के लिए पूरे प्रशासन को ये कहा कि अपने लेवल पर ही प्रशासन जो चीज़ें उनको ठीक करने का काम करे। तो कोई भी काम आप नया करते हैं तो उसमें त्रुटियाँ रह जाती हैं, उन त्रुटियों को किस तरह से ठीक किया जाए वो काम हो रहा है। बाकी और तो कुछ ऐसा। कांग्रेस ऑफेंसिव है, बीजेपी डिफेंसिव है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के ट्रैक में फंस जाती है, 10 साल का हिसाब मांगना शुरू किया। पूरी बीजेपी जो है सो हमने 10 साल में ये किया, अपना 10 साल बताओ, वो उस ट्रैक में फंस गई। माननीय हुड्डा साहब यहाँ आए थे दीपेंद्र जी और हिसाब मांग रहे थे। बिल्कुल, हमने कहा जी कि हम अपना 10 साल का आपको हिसाब देंगे, इसमें कोई, लेकिन जो हिसाब लेना जानते हो उन्हें हिसाब देना भी तो आना चाहिए। क्या आपने 10 साल का समय रहा, मैं जींद की ही बात करता हूँ, क्या 10 साल में आप बताइए आपने क्या किया? जो बाईपास माने अपना चौटाला साहब ने जिसकी नींव रखी थी, स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनकी सरकार चलेगी, तो 10 वर्षों में तो वो बना नहीं पाई कांग्रेस। मेरे पिताजी विधानसभा में भी सवाल उठाते रहे, उसके बाद में बना तो भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। आज 9 नेशनल हाईवे बन रहे थे, सेंटर का उसमें रोल है, लेकिन आज 9 नेशनल हाईवे जींद को छू के जा रहे हैं। वहीं पर बात करें तो आज यूनिवर्सिटी को 150 करोड़ रुपए की लागत से जींद CRSU यूनिवर्सिटी में कार्य चल रहा है। और वहीं पर आप देखिए जिन सड़कों की बात उन्होंने की, उन सड़कों पे सीसी की और ब्लैक टॉप की वो सड़कें बन रही हैं। तो किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? हम तो अपना हिसाब देने को तैयार है और हमने हिसाब दिया भी, लेकिन वो तो बताएं कि उन्होंने 10 वर्ष में क्या किया। पक्षपात किया। रोहतक से आप आते थे, जहाँ से जींद शुरू होता था वहाँ से रोडें टूटी हुई मिलती थी। आप सोनीपत से आ रहे हैं, सोनीपत के बाद फिर रोडें टूटी हुई मिल रही हैं। आज ऐसी स्थिति नहीं है। जिस रोड से माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए, आज वो रोड की स्थिति आप देखिए और उनके कार्यकाल में देखिए किस प्रकार मिट्टी फाँकती थी।
तो आप ये देखिए ना, आप हिसाब मांगिए अच्छी बात है, लेकिन अपना हिसाब भी तो दीजिए कि हमने 10 वर्षों में क्या किया। क्या दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहीं पर भी ये बताया कि हमने 10 वर्षों में ये किया, जींद में ऐसा किया? बताएं, वो पूरे जींद के जवाब दें जींद को कि जींद में 10 वर्षों में उन्होंने क्या करके दिखाया। उन्होंने अपना हिसाब तो दिया ही नहीं। हिसाब मांगना जानते हो, देना भी आना चाहिए। भी कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा में रिजल्ट देख लीजिए, लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। देखिए, संविधान को लेकर, संविधान को हाथ में उठाकर लोगों को बहकाने का काम कांग्रेस ने किया, जिसकी वजह से लोग बहकावे में आ गए। और 8500 रुपये ने वो कमाल करके दिखाया। लोगों को लगा कि 8500 रुपये आएंगे और संविधान का झूठा अमेंडमेंट सदा होती रही है संविधान के अंदर। क्या राजीव गांधी जी के समय में नहीं हुई? क्या और उस समय में नहीं हुई? अमेंडमेंट हुई। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए। ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, तो संविधान का दुश्मन कौन है? क्या माननीय मोदी साहब हैं या राहुल गांधी है? इस बात को देखना चाहिए। और लोगों को पता लग चुका है कि संविधान के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया गया, लोगों को बहकाया गया, जबकि स्थिति वो नहीं है। आज ये चीज़ क्लियर हो गई। माननीय मोदी साहब ने संविधान को माथे पर लगाकर ही उन्होंने लोकसभा में जाने का काम किया। जींद में जितने कांग्रेस के कैंडिडेट हैं या जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या आकलन है आपका? देखिए, कैंडिडेट तो सभी अपना अपना चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, और मेरा मानना यही है कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की, मैं कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में जींद की सीट को डालने का काम करूँगा। क्योंकि आप अगर आप पार्टी को देखते हैं तो आज पंजाब के क्या हालात हैं वो आप लोगों के सामने है। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, जिन्होंने झूठा नारा दिया, आज देखते हैं कि हिमाचल के अंदर तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि हालात क्या हुए। लेकिन आज अगर हरियाणा को हम लोगों को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनानी पड़ेगी। झूठे वायदे, झूठी बातें, लोगों से काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है। सबसे बड़ा थ्रेट या आपके सामने चैलेंज कौन है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, या आईएनएलडी बीएसपी वाला गठबंधन? या मेरा मानना यह है कि मुझे नहीं लगता कि सामने कोई रहेगा। अरे कोई ना कोई तो रहेगा ना। देखिए, ऐसे तो आज के टाइम में अगर आमने सामने, मैं मनीष ग्रोवर से बात कर रहा था, आमने तो बोले कि हमारा मुकाबला जो है सो आम आदमी पार्टी से है रोहतक में। मतलब आप कुछ भी कह लीजिए। अपना वो लोग क्या मानते हैं, लेकिन सभी लोग अपना अपना ताकत आजमाएंगे। जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, जिसमें जनता का प्यार मिलेगा, वो चुनाव जीत के जाता है। अभी क्या कह सकते हैं किसी के बारे में कि सामने कौन रहेगा? ये तय है कि जिसको भी है मुझसे ही मुकाबला करना पड़ेगा, ये तय है। आपको किससे करना है? चाहे वो आप आए, या वो कांग्रेस आए, या वो जेजेपी गठबंधन आए, इनेलो गठबंधन आए, जो भी आएगा उसको मुझसे ही मुकाबला करना पड़ेगा, ये तय है। मतलब नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पे कौन रहेगा? अभी देखिए, गठबंधन अपना मान लिया कि आप नंबर 1 पे हैं, हालांकि ये तो पता चलेगा 8 अक्टूबर को 11-12 बजे, लेकिन आपके अनुसार ही मान लिया। लेकिन आप भी पूरा हरियाणा घूमे होंगे तो ये तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से ही जिसका मुकाबला होगा, भारतीय जनता पार्टी से ही होगा, ये तय है। लगभग सीटों पे ऐसा ही होगा। अच्छा, तो कांग्रेस भी अपना बल आजमा रही है, और जेजेपी भी आजमा रही है, और आपका इनेलो भी अपना, और आप भी लगी हुई है। आपसे सवाल जींद में इसलिए भी ज़्यादा होगा कि लगातार 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। ठीक है, आप बाई इलेक्शन से जीत करके आए, लेकिन उसके बाद भी 5 साल रहे। बाई इलेक्शन मुझे लगता है 2019 के 1-2 साल पहले हुआ था बाई इलेक्शन, 6 महीने पहले वैसे 6, हाँ ठीक है, 6 महीने पहले हुआ। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 6 महीने पहले हुआ था। तो मतलब 5.5 साल तो हो ही गए आपको, और आपकी जो पार्टी है वो सरकार में 10 साल से है। तो हिसाब आपसे, तो करंट हिसाब तो आपसे ही मांगा जाएगा। तो मैं तो हिसाब दे ही रहा हूँ, लेकिन वो सामने मैंने तो हिसाब दिया अपना। मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं आपके साथ जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बैठ के डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, जब आपका दिल चाहे, जींद कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैंने लोगों के आशीर्वाद से इतना सब कुछ किया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जब चाहें तब कर ले। वो अपना 10 साल का समय रख दें, हम अपने 10 साल का कार्यकाल का समय रख देंगे। और जबकि मैं तो ये मानता हूं कि 2 साल कोरोना काल में भी बीत गए, मात्र देखा जाए तो मुझे 3.5 वर्ष ही मिले। ठीक है, मान लीजिए कि 2024 में आपको पब्लिक यहाँ से जो जनता है, आखिरकार जनार्दन है, वो अगर आपको
बोलती है कि ठीक है मिड्ढा साहब आप दोबारा चंडीगढ़ जाइए। मन में कोई ऐसे 3 काम जो आपको लगता है कि 2024 में चुन लिए गए तो प्रायोरिटी पे ये 3 काम करने होंगे तुरंत मुझे? देखिए, सबसे पहला तो होगा रोज़गार को लेके कोई बड़ा उद्योग आए, क्योंकि 1991 में एक बार ये चला था कि जींद में कोई उद्योग आएगा, लेकिन उस उद्योग को कांग्रेस उठा के कालका लेगी। बाई इलेक्शन था, वहाँ पे उसको ले जाया गया। एक उद्योग लगना चाहिए, क्योंकि जींद में बहुत से ऐसे भी हैं जो मेरिट के आधार पर नौकरी नहीं पा सकते। कम से कम एक बड़े उद्योग में वो लगे ताकि उनको नौकरी भी मिले। दूसरा कि एक जींद के अंदर जो पुराना बस स्टैंड अब है, यहाँ कुछ ऐसा इतना बढ़िया कोई चीज़ आए, कोई ऐसी मार्केट या कोई ऐसा बैंक स्क्वायर बने जिससे लोगों को फ़ायदा मिले। और तीसरा, जैसे एक क्लस्टर परियोजना मैंने 6 गाँव के किए, 35 गांव हैं मेरे, उसमें 6 गांव में पानी की शुरुआत हो चुकी है, उनको क्लस्टर परियोजना शुरू हो चुकी है, लगभग उसको 6 महीने हो गए। और बाकी गाँव की भी मैं एक क्लस्टर परियोजना बनाऊँ, 6 गाँव की या 5 गाँव की, जैसे भी बना के, ताकि गाँव के लोगों को भी पीने का पानी मिले। तो 8 अक्टूबर को 11-12 बजे क्या रहेगा? 11-12 बजे आप ये सुनने में आएगा कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और माननीय नायब सैनी जी की झोली में। मतलब लड्डू वड्डू यही लड्डू, जींद का लड्डू यही खाना है या अड़ोस पड़ोस कहीं जाना पड़ेगा? जींद में हैं? जींद में नहीं, जींद का लड्डू कमल मिड्ढा जी के ही ऑफिस या घर पे खाना होगा या कहीं अड़ोस पड़ोस किसी गुप्ता जी, शर्मा जी, तिवारी जी, आपको कहीं और जाना पड़ेगा? आपको यहीं कृष्ण मिड्ढा जी के निवास स्थान पर उस माँ भगवती की कृपा से और लोगों के प्यार से, मोहब्बत से जब हम चुनाव जीतेंगे तो आपको मिठाई यहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाकी 8 अक्टूबर का हम भी इंतज़ार करेंगे, आप भी इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर किशन मिड्ढा हैं और पृष्ठभूमि तो आईएनएलडी की है। पिताजी पूरी ज़िंदगी आईएनएलडी में रहे, लेकिन जब दोबारा बाई इलेक्शन हुआ उनके निधन के बाद तो बीजेपी में आ गए और तब से अभी बीजेपी में है। पूरी ट्रेनिंग, पूरी ग्रूमिंग, पूरी स्कूलिंग इन सबों की आईएनएलडी में हुई। हालांकि सिर्फ इनको क्यों कहूँ, हरियाणा में बहुत सारे लोग हैं जिनकी पूरी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग और स्कूलिंग आईएनएलडी में हुई है। लेकिन जींद को कई मायनों में समझना बड़ा ज़रूरी होगा और अभी चुनाव में वक्त है और जींद हर बार चौंकाता रहा है। जब बाई इलेक्शन में डॉक्टर किशन मिड्ढा को बीजेपी के टिकट पर जींद ने जिताया था, तब भी वो चौंकाने वाले परिणाम थे। अब भी सिर्फ जींद शहर नहीं, कंस्टिट्यूएंसी नहीं, मैं पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। शायद 8 अक्टूबर को उस दिन भी चौंकाने वाले ही नतीजे आए। बाकी अपना क्या है, जहाँ लड्डू बटेगा वहीं चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।